प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। आइए भाग 7 आरंभ करते हैं कृष्णपाल के स्वर में। सुंदर को उस रात दुल्हाजू की कुमुक सौंपी गई। उसने दुल्हाजू से गोलंदाजी सीखी थी, इसलिए वह उनका आदर करती थी। संध्या के उपरांत सुंदर ओरछा फाटक के ऊपर दुल्हाजू के पास पहुंच गई। दुल्हाजू ने दिन में खूब तोप चलाई थी। वह प्रसन्न था और सुंदर उस दिन के काम से संतुष्ट थी। केवल बक्सिन के देहांत पर कभी कभी मन कसक उठता था। दुल्हाजू ने सुंदर से कहा, आज तो बाई मैं थक गया हूँ, सारा शरीर दुख रहा है। आप विश्राम कीजिए, मैं रात भर सावधान रहूँगी। दिन भर फिर वही काम करना पड़ेगा। मैं दिन में भी आपकी जगह काम करती रहूँगी और कल रात को भी काम कर दूँगी। तब तक आप सुस्ता लेंगे। परसों दिन में आप तोप खाना संभाल लेना, मैं सो लूँगी, रात का काम फिर पकड़ लूँगी। सुंदर तुम बहुत प्रबल हो, आपकी कृपा, और अत्यंत सुंदर भी। इसका उत्तर कुछ नहीं दे सकी। भगवान ने जैसा बनाया वैसी ही हूँ। तुमको देखते ही, तुम्हारे दर्शन करते ही न जाने मेरा चित्त कैसा हो जाता है। तुम तो महल की रानी होने योग्य हो। रानी तो एक ही हैं और एक ही हो सकती हैं। सुंदर, मैं तुमको अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ। क्या कहती हो? यही कि आप बहुत नीच हैं। दुल्हाजू इस उत्तर की आशा नहीं कर रहा था। उसने अपनी ठेस को मुश्किल से संभाला, उत्तेजित हुआ, बोला, जानती हो मैं ठाकुर हूँ। सुंदर ने दृढ़ सुहावने स्वर में कहा, जानते हो मैं कुणबी हूँ, जिस जाति की सहायता से छत्रपति ने एक छत्र राज स्थापित किया था। दुल्हाजू यकायक हंस पड़ा, बोला, सुंदर बाई, मैं तुमसे परम प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सब कहा था। सुंदर ने स्थिरता के साथ कहा, हर्ष है कि आपकी परीक्षा शीघ्र समाप्त हो गई। दुल्हाजू की आंख से लो छूट पड़ी, परंतु सुंदर ने नहीं देखी। तोप खाना संभालो, दुल्हाजू बोला, मैं सवेरे काम पर आ जाऊंगा। और अधिक वह कुछ न कह सका, चला गया। अब सुंदर का क्षोभ जागृत हुआ। खींच कर अपने मन में कहा, 2 जूते मुंह पर न लगा पाई, बड़ा सरदार बना फिरता है। मेरे स्त्रीत्व को इतना दुर्बल समझा है। सवेरा होते ही दुल्हाजू अपने ठिये पर आ गया। सुंदर से कोई बात नहीं हुई। उसने ऐंठ के मारे क्षमा प्रार्थना तक नहीं की। सुंदर ने रात का सब हाल रानी को सुनाया। रानी ने सुंदर को वर्जित किया, किसी से कुछ मत कहना, गोलंदाज बहुत मारे गए हैं। यदि मेरे पास काफ़ी आदमी होते तो दुल्हाजू को अपने हाथ से कोड़े लगाती और झांसी के बाहर कर देती, परंतु इस समय जरा सह लेना चाहिए। तुझे अनुमति देती हूँ कि यदि वह फिर से कोई बेहुदगी की बात कहे तो अकेले में जूते लगा देना। तू उसे कुश्ती में पछाड़ सकती है। सुंदर को अच्छा लगा, चुप रही। रानी ने समझा कि इतने में संतुष्ट नहीं हुई। उन्हें दुल्हाजू को बुलाया और अकेले में काफ़ी डांटा फटकारा। कहा, अब की बार तुम्हें क्षमा किया, अपना काम करो, ऐसा ओछापन ना करना। दुल्हाजू काम पर शीघ्र लौट गया। उसने सोचा, एक ने नीच कहा, दूसरी ने ओछा। मेरे सच्चे प्रेम को किसी ने न पहचाना। सुंदर एक छोटी जाति की स्त्री है, मैं उसको खुल्लम खुल्ला रख लेता, ठकुराइन बन जाती, लेकिन बड़ी पाजी औरत है और रानी औरतों की वफादार। मैंने कहा ही क्या था, विश्वास दिलाया कि उसकी परीक्षा कर रहा था, परंतु रानी ने विश्वास नहीं किया। इस प्रकार का बर्ताव तो बड़े बड़े महाराज भी मेरे साथ नहीं कर सकते। दुल्हाजू उस बर्ताव को अपना अपमान समझता था। उस पर भी वह अपना कर्तव्य शिथिलता और अनमनस्यता के साथ करता रहा। कुशल यही थी कि पिछले दिन गुसाइयों के मंदिरों के पास वाले तोपखाने के मिट जाने के कारण और रोज के पश्चिमी मोर्चे पर अधिक जोर देने के कारण ओरछा फाटक से गोलाबारी का आह्वान नहीं किया गया। दोपहर के बाद धूप कड़ी हो गई, लू भी चल उठी। दोनों ओर के तोपखाने और सिपाही अवकाश लेने लगे। पीर अली दुल्हाजू के पास आया। राम रहीम होने के उपरांत बातचीत होने लगी। पीर अली चाहता था कि कम से कम एक सरदार को अपने पक्ष में कर लूं। पीर अली, दीवान साहब, आपको तो बड़ा कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आपकी वजह से मेरी खिड़की पर दुश्मन कोई दबाव नहीं डाल पाता। दुल्हाजू, परिश्रम तो सचमुच मुझको करना पड़ता है पीर साहब। मारे जाने पर मेरे परिश्रम का कोई मूल्य भी आंका जाएगा नहीं, इसमें भी संदेह है। पीर अली, रानी साहब तो इनाम खुले हाथ से देती हैं। गुलाम गोश खां को सोने के कड़े, अपनी तोल भर चांदी का तोड़ा और कुंवर का खिताब बख्शा है। दुल्हाजू, होगा। रानी पठानों और प्रदेशों की केवल हेगड़ी पर ही प्रसन्न हो जाती हैं। खजाना उनके हाथ में है, चाहे जिसको लुटाएं। मैं कितनी बार ओरछा के फाटक के सामने से अंग्रेजों को हटा चुका हूँ।
कितनी बार मैंने उनके तोपखाने नष्ट किए, परंतु मुझको तो एक पैसा भी पुरस्कार में नहीं मिला। जी चाहता है कि यह लड़ाई समाप्त हो और या अवसर मिले तो अपने घर चला जाऊं। पीर अली, मैं ही देखिए दीवान साहब, जासूसी में कितनी जान खपा रहा हूँ। पता लगाने के लिए रात में इधर उधर अकेला भटकता हूँ। एक गोली या तलवार का वार पड़ जाए बस वहीं ख़त्म, मगर कोई पूछने वाला नहीं कि भैया तुम्हारा एक क्या हाल है। मेरे साथ एक गंवार पठान को और जोड़ दिया है, उसके मारे और अलग से परेशान रहता हूँ। दुल्हाजू, इधर मेरी भी यही परेशानी है। सुंदरबाई मेरी नायबी में है, उसकी परीक्षा के लिए लेने के लिए एक बात कही थी कि वह पाजीपन पर आ गई। मैंने डांटा, उसने रानी से मेरी शिकायत कर दी। रानी ने मुझसे ऐसी बातें कही कि आज दिल टूट रहा है। पीर अली ने प्रयत्न किया अपने को रानी का जासूस पर प्रकट करने का। दुल्हाजू ने प्रयास किया अपने को दुखाया सताया निर्दोष सिद्ध करने का। दोनों के मन परस्पर निकट आए, परंतु एक दूसरे की बात को उसमें से किसी ने नहीं समझा। दुल्हाजू ने कहा, मुझे दिखता है कि हम लोग अंग्रेज़ों को हरा नहीं सकेंगे। पीर अली, उन्होंने दिल्ली और लखनऊ को सहज ही तोड़ दिया, कानपुर को भी पराजित कर दिया। सच्ची बात तो दीवान साहब यह है कि झांसी बेचारी का कोई बिरता ही नहीं। दुल्हाजू, जी चाहता है कि आज इस्तीफा देकर तुम्हारी मोहरी से घर चला जाऊं। पीर अली, इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही चले जाइए, परंतु चारों तरफ तार लगे हुए हैं और संतरियों के छबीले पड़े हुए हैं जिनमें होकर छिपकर निकलना कठिन है। दुल्हाजू, पीर साहब आप अंग्रेजी छावनी में से खबर कैसे लाते हैं? पीर अली, छावनी में मेरे कुछ रिश्तेदार भोपाली दस्ते हैं, उनकी मदद से पहुंच जाता हूं और वहां का हाल ले आता हूं। और दीवान साहब, मैं अंग्रेज़ों के बड़े जनरल रोज साहब के सामने भी हो आया हूं। दुल्हाजू, आप लड़ाई शुरू होने के पहले गए थे? पीर अली, नहीं, कल रात को ही तो पहुंचा था। दुल्हाजू, फिर बचे कैसे? पीर अली, सीधी सी बात है, उनसे कह दिया कि मैं तो आपकी तरफ से जासूसी कर रहा हूं। दुल्हाजू, जनरल मान गया? पीर अली, क्यों नहीं मानता, दो एक बातें बता दी, उनको भरोसा हो गया। दुल्हाजू, मैं भी जनरल के पास चलना चाहता हूँ। पीर अली, यदि रानी साहब को खबर लग गई तो? दुल्हाजू, तो जो हाल आपका होगा वही मेरा भी। पीर अली, मैं तो जासूस हूँ। दुल्हाजू, मुझको भी उसी के रंग में रंग लीजिए। पीर अली, मगर जनरल के सामने आप अपने को जासूस नहीं कह सकेंगे। दुल्हाजू, तब क्या कहूँगा? जाना तो उनके सामने अवश्य चाहता हूँ, शर्त यह है कि बचकर लौटाऊँ और यहाँ भी कोई गड़बड़ ना हो। पीर अली, जनरल ने यदि आपसे किसी काम से करने के लिए कहा तो? दुल्हाजू, हाँ करनी पड़ेगी। पीर अली, तो पहले हमारा आपका ईमान हो जाए और कहीं भी किसी भी प्रकार की बात न फूट न पाए। पीर अली ने दीन की और दुल्हाजू ने धर्म की पक्की सौगंध खाई। पीर अली ने कहा, यदि अवसर मिला तो आज रात को, नहीं तो कल रात को चलेंगे। दिन भर पश्चिम की और दक्षिण मोर्चों पर घोर युद्ध होता रहा। उत्तर में उन्नाव, भांडेरी और सूजा खां फाटकों पर भी गोलाबारी हुई। इस दिशा में ओरछा की सेना रोज के दस्ते के साथ काम कर रही थी, परंतु इस ओर झांसी के सैनिक और गोलंदाज ऐसी मुस्तैदी के साथ कर्तव्य पालन कर रहे थे कि झांसी की इस दिशा से अंग्रेजों का कोई दस्ता नहीं आया। इस राज्य को चरखारी पराजय का पता लग गया था। राजा विजय बहादुर का देहांत हो चुका था, उत्तराधिकारी नाबालिग था। रोज के आक्रमण के पहले दतिया की रानी का भय था और अब तात्या टोपे का, इसलिए दतिया राज्य भयग्रस्त तटस्थता में था। झांसी का दतिया फाटक निर्भय था। किले की पश्चिमी बुर्ज का तोपखाना इनकी रक्षा किए हुए था। यही हाल खांडेराव फाटक का था। फिर भी इन फाटकों के तोपची हाथ पर हाथ धरे ना बैठे थे। संध्या हो गई, परंतु रात में गोलाबारी बंद न हुई। रात में गोले सरसराती हुई छोटी छोटी लाल गेंदों की तरह मालूम पड़ते थे। इस गोलाबारी से शहर का थोड़ा सा नुकसान हुआ, परंतु किले का कुछ नहीं बिगड़ा। उस रात पीर अली बाहर नहीं जा पाया। दुल्हाजू कम सोया, उसने पीर अली की बाट जोई। दिन निकलने पर फिर जोरों का युद्ध हुआ। अब तक गोरी पलटनें आगे बढ़कर मर रही थी। अब अधिकांश देसी पलटनें दिखाई पड़ी, परंतु तोपखाने सब अंग्रेजों के हाथ में थे। दोनों ओर के तोपची मर रहे थे और दूसरे तोपची उनकी जगह पर आ रहे थे। संध्या के समय किले के पश्चिमी मोर्चा का तोपखाना बंद हो गया। कारण था दीवार का धस हो जाना। दीवार के टूट जाने से तोपखाना दिखाई पड़ने लगा। मुश्किल से तोपों को आड़ में किया। जार पहाड़ी की ओर से एक दस्ता झपटा। खंडेराव फाटक पर से सागर सिंह ने देख लिया।
फाटक पर ताले पड़े थे, वैसे ही फाटक खोलने की आज्ञा न थी। सागर सिंह ने तोप चलाई, परंतु वह जल्दबाज था, इसलिए निशाना ठीक न बैठता था। खींच उठा, अपने साथियों से बोला, आज बिंदेलों की नाक कटती है और कुंवर सागर सिंह की मूछ जाती है। जो मेरे साथ इन गोरों का सामना कर सके वह तुरंत नीचे उतरे। एक ने कहा, रानी साहब की तथा दीवान जवार सिंह की आज्ञा ले लो। सागर सिंह ने उत्तर दिया, बावले हुए हो, जब तक किसी की आज्ञा आएगी तब तक ये लोग किले में घुस जाएंगे, तब उस आज्ञा को क्या हम चाटेंगे? रस्से की सीढ़ी लगाकर धड़ाधड़ 100 आदमी नीचे उतर गए। सबसे पहले सागर सिंह। ये लोग सपाटे से बगल की टोरियों की ओट में पहुंच गए। जैसे ही अंग्रेजी दस्ता आया, इन लोगों ने बंदूकों की बाढ़ छोड़ी। दस्ते ने भी बंदूक दागी। सागर सिंह की टुकड़ी की कोई हानि ना हुई, परंतु अंग्रेजी दस्ता छिन्न भिन्न हो गया। इकट्ठा होने को ही था कि सागर सिंह अपने साथियों से ही तलवार लेकर पिल पड़ा। अंग्रेजी दस्ता सब नष्ट हो गया। कुंवर सागर सिंह भी खांडेराव फाटक के पास ही मारा गया। उसके कुछ आदमी बच गए, वे भीतर वापस आ गए। इन आदमियों की वीरता ने उस दिन झांसी का किला बचा लिया। रात हो गई। रानी को सागर सिंह के शौर्य का समाचार मिल गया। रानी की आंखें भर आई। सामने बरुआ सागर की घटना का पूरा चित्र खिंच गया। रानी ने मन में कहा, जिस देश में सागर सिंह सरीखे लोग जन्म लेते हैं वह स्वराज से बहुत दिनों तक वंचित नहीं रह सकता। रानी ने दीवार की मरम्मत अपने सामने करवाई। कारीगर कंबल ओढ़कर दीवारों की मरम्मत पर चिपट गए और रात भर में दीवार को ज्यों का त्यों कर दिया। सवेरे पश्चिमी दरवाजे के अंग्रेजी मोर्चे ने दूरबीन से देखा, जैसे दीवार का कभी कुछ बिगड़ा ही न था। उस दिन अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर से निरंतर और तीव्र गोलाबारी हुई। इधर दीवारें टूट रही थी, उधर अंग्रेजी के मोर्चे नष्ट हो रहे थे। इधर तोपची पर तोपची मारे जा रहे थे, उधर तोपखाने पर तोपखाने बंद हो रहे थे। तुरंत दूसरे तोपची तोपों को संभाल लेते थे। रानी की स्त्री सेना इस तरह काम कर रही थी जैसे देवी दुर्गा ने अनेक शरीर और अनेक रूप धारण कर लिए हों। दीवार टूटी की उसकी मरम्मत हुई, वह भी दिन दहाड़े। मरम्मत करने का काम पुरुष कर रहे थे और पत्थर तथा चूना इत्यादि देने का काम स्त्रियां। गोले बरस रहे थे, ऐसे गोले जो फटकर अपने भीतर के कील कांटे चारों ओर सनसना देते थे। परंतु न तो झांसी की हिम्मत टूट रही थी और न झांसी की रानी की। जैसे जैसे संकट बढ़ता वैसे वैसे इनका साहस भी बढ़ता जाता। यकायक एक गोला किले के भीतर वाले गणेश मंदिर पर गिरा और वह ध्वस्त हो गया। केवल मूर्ति बची। दूसरा शंकर किले में गिरा। उस समय 8-10 ब्राह्मण पानी भर रहे थे। उनमें से आधे मारे गए, बाकी भाग गए। ये गोले पश्चिमी मोर्चे से आए थे। पानी की टूट पड़ी। 3-4 घंटे लोगों को प्यासा रहना पड़ा। किले का पश्चिमी मोर्चा संभाला गया। अंग्रेजी मोर्चे का मुंह बंद हुआ, तब कुएं में पानी आ पाया। फिर रात हुई और बहुत कुछ शांति। दोनों पक्ष थकावट में चूर थे। इस रात पीर अली और दूल्हाजू को अवसर मिला। भाग 7 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका कृष्णपाल, धन्यवाद।